हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन हम डिस्कस कर लेते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने कहाँ तक पढ़ लिया है। तो हमने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था, न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था, ऑटोट्रॉफ्स और हीटोट्रॉफ्स पढ़ लिए थे। इसके बाद में हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, वाटर। ठीक है जी। उसके बाद शेल पढ़ा। शेल के अंदर हमने न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा। स्टोमेटा के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जो कि पत्तियों में पाया जाता है। गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है स्टोमेटा। ये देखिए पत्ती की यहाँ स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये स्टोमेटा है, स्टोमस है, जहाँ से क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और ऑक्सीजन जो होती है वो बाहर आती है। तो गैसियस एक्सचेंज होता है इससे। ठीक है। इसके बाद हमने एक्टिविटी भी कल पढ़ी थी। चलिए अब हम लेते हैं अपना टॉपिक, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त खाद्य पदार्थों का संश्लेषण। पौधों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त खाद्य पदार्थों का संश्लेषण। तो यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज सो कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपने अभी पढ़ा है कि पौधे अपना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में बनाते हैं। अब बात आता है जी कार्बोहाइड्रेट क्या होती है। तो अगर मैं जनरल सा इंट्रोडक्शन लूँ कार्बोहाइड्रेट का, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने हुए कंपाउंड होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट यूज़फुल होते हैं टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट ऑफ फूड। भोजन के अन्य घटकों के निर्माण में ये लाभदायक भूमिका निभाते हैं, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे मैं यहाँ बात कर लेता हूँ फूड के कुछ कंपोनेंट, प्रोटीन और फैट। ठीक है, प्रोटीन, फैट। वट प्रोटीन आर नाइट्रोजिनस सब्सटेंस। लेकिन प्रोटीन जो होते हैं वो नाइट्रोजिनस सब्सटेंस होते हैं विच कंटेन नाइट्रोजन, जिनमें नाइट्रोजन पाई जाती है। अब फ्रॉम वेयर डू द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन। अब क्वेश्चन ये आ जाता है आपके मन में कि भाई नाइट्रोजन कहाँ से आया। भाई नाइट्रोजन कहाँ से आया, जब अभी हमने कहा कि प्लांट्स ने अपना भोजन बनाया किस में, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में। अब कार्बोहाइड्रेट से बन जाता है हमारा क्या, प्रोटीन बन रहे हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट से क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है। अब प्रोटीन नाइट्रोजन का है, जब ऊपर कहीं नाइट्रोजन नहीं है तो प्रोटीन में नाइट्रोजन कहाँ से आई, क्वेश्चन ये आ जाता है आपके माइंड में। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, रिकॉल कीजिए दैट नाइट्रोजन इज़ प्रेजेंट अबंडेंस इन ए गैसियस फॉर्म इन द एयर। देखिए आपको याद आ रहा होगा कि नाइट्रोजन जो होती है वो वायु में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। हाउएवर जबकि प्लांट कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। गैसेस फॉर्म में प्लांट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं करते। इसमें एब्जॉर्ब कैसे होंगे कि सॉइल के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं। सॉइल हैज़ सर्टेन बैक्टीरिया डेट कन्वर्ट, जो कि गैसियस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देती है यूजफुल फॉर्म में और उसे मिट्टी में मिला देती है। अब क्या होता है, मिट्टी में मिलने के बाद में ये जो यूजफुल फॉर्म में जो नाइट्रोजन मिट्टी में मिक्स हो जाती है, ये पानी की सहायता से विद द हेल्प ऑफ वाटर एब्जॉर्ब कर ली जाती है प्लांट्स की रूट द्वारा और पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचा दी जाती है। इस तरीके से प्लांट्स में नाइट्रोजन पहुंच जाता है। दूसरा फैक्ट अगर हम इस बात पे डिस्कस करें तो दूसरा फैक्ट हम ये भी जानते हैं कि जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, खेतों में उर्वरक डालते हैं। आपने देखा होगा, आप लोग में भी बहुत सारे लोग फार्मर्स हैं, तो आपने देखा होगा खाद डालते हैं खेतों में। तो जो फर्टिलाइज़र होता है वो फर्टिलाइज़र में भी नाइट्रोजन होती है। तो इस तरीके से जो नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है प्लांट्स पूरा कर लेते हैं। ठीक है। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देखिए अदर मोड देखते हैं प्लांट में न्यूट्रिशन की अन्य विधियाँ। देयर आर सम प्लांट विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। देखिए कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड। जब क्लोरोफिल नहीं पाया जाता तो ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे ड्राइव न्यूट्रिशन।
तो अब क्वेश्चन ये आता है कि जब ये भोजन खुद नहीं बना सकते ये प्लांट, तो ये किस तरह से जीवित रहते हैं और अपना न्यूट्रिशन कहाँ से प्राप्त करते हैं। लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स सच प्लांट डिपेंड ऑन फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट। मनुष्य और जानवरों की तरह ये जो पौधे होते हैं ये भी भोजन के लिए अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं। दे यूज़ हीटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये हीटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करते हैं। लुक एट फिगर 1.5, देखिए फिगर 1.5 को देखिए, यहाँ पे आपको ये फिगर दिख रही होगी। यहाँ पे देखिए हेयरी येलोइश कलर का वायरी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। इस वायरी ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम अमरबेल या कुस्कुटा बोलते हैं। तो ये अमरबेल और कुस्कुटा जिस भी प्लांट्स के ऊपर ग्रो करती है उस प्लांट्स को हम बोलते हैं होस्ट। ठीक है, ये जो प्लांट है जो वृक्ष यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसे बोलेंगे होस्ट, और ये जो अमरबेल है ये कहलाई जाएगी पैरासाइट। ठीक है जी। तो ये क्या काम करती है कि ये होस्ट जो होते हैं, जो भी ये वृक्ष भोजन बनाता है उस वृक्ष से ये उस फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो होस्ट होता है, होस्ट के पास में बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स है वो नहीं मिल पाते और सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स ये पैरासाइट्स ले लेते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये क्वेश्चन आना भी चाहिए कि आर वी एंड अदर एनिमल्स आल्सो ए काइंड ऑफ पैरासाइट, क्या हम और बाकी के जो एनिमल्स हैं वो भी एक तरह के पैरासाइट हैं। तो यू शुड थिंक अबाउट इट, तो आपको इसके बारे में सोचना चाहिए एंड डिस्कस करना चाहिए अपने टीचर्स के साथ में। देखिए जैसे कि पहेली के मन में विचार आया कि पहेली वांट टू नो, पहेली जानना चाहते हैं वेदर मॉस्किटो, बेड बग, लाइस एंड लीच that suck our blood are also parasite। पहले ये जानना चाहती है कि मच्छर हैं, जुएँ हैं, लीच हैं जो हमारा खून चूसती हैं, ये भी एक तरह के पैरासाइट हैं। ठीक है, हैव यू सीन और हियर्ड ऑफ प्लांट दैट कैन ईट एनिमल, क्या आपने कभी देखा या सुना है ऐसे पौधे के बारे में जो कि एनिमल्स को खाता है। देयर आर ए फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट दैम, यहाँ कुछ ऐसे पौधे भी पाए जाते हैं जो कि इंसेक्ट को, जो हमारे इंसेक्ट होते हैं, जो छोटे कीड़े होते हैं उनको पकड़ के और उनको पचा लेते हैं, पकड़ के खा जाते हैं। It is not amazing, is it not amazing? ये आश्चर्यजनक नहीं है। Such plants may be green or of some other colors, इस तरह के पौधे ग्रीन भी हो सकते हैं, कुछ अन्य कलर के भी हो सकते हैं। Look at the figure 1.6, 1.6 फिगर को देखिए, ये है फिगर में आपके सामने दिया गया है। The pitcher like और jug like structure is the modified part of leaf, ये जो pitcher like structure है ये एक modified part है लीफ का। लीफ जो है वो modified हो गई है, पिचर की फॉर्म में हो गई है, मटके की फॉर्म में हो गई है। ठीक है, modified part है ये लीफ का। The apex of leaf form a lid which can open and close the mouth of pitcher, inside the pitcher there are a, देखिए ये जो ऊपर दिखाई गई है ये भी लीफ ही है, जो कि क्या काम कर रही है, एपेक्स है लीफ का, ये क्या काम करती है, इस पिक्चर को खोलने और बंद करने का काम करती है। देखिए अब हम इनसाइड द पिक्चर की बात करें तो पिक्चर के अंदर हेयर्स पाए जाते हैं विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड, जो कि नीचे की तरफ निर्देशित होते हैं। व्हेन ए इंसेक्ट लैंड इन द पिक्चर, जैसे ही इंसेक्ट इस पिक्चर के ऊपर लैंड करता है, it laid close and trapped the insect entangled into the hair. The lid closed and the insect is trapped. The insect is digested by digestive juice secreted in the pitcher and the nutrients are absorbed. Such insect eating plants are called insectivorous plant। देखिए अब क्या होगा कि जैसे ही कोई इंसेक्ट आके इस पे लैंड करेगा तो ये क्या करेगा, लिड बंद हो जाएगी।
ये जो पत्ती जो एपेक्स है ये बंद हो जाएगा और इसके अंदर हेयर्स के अंदर आके जो इसके अंदर हेयर पाए जाते हैं उस एयर में आके जो इंसेक्ट है वो फंस जाएगा और यहाँ से डाइजेस्टिव एंजाइम निकलेंगे और इसको पचा देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे। इस तरीके से ये प्लांट अपना न्यूट्रिशन प्राप्त कर लेते हैं और इस तरह के प्लांट को हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। इज इट पॉसिबल डैट सच प्लांट डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो? इज़ इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है कि ये जो प्लांट्स हैं ये जो इन्हें न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट्स है उसको मिट्टी से पूरा नहीं कर पाते? तो बूजो इज़ कंफ्यूज। इफ़ द पिचर प्लांट इज़ ग्रीन एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस देन व्हाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट? भाई क्वेश्चन तो बन ही गया कि जब ये पिचर प्लांट ग्रीन होते हैं कलर में और फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, उसके बावजूद ये इंसेक्ट को खा लेते हैं न्यूट्रिशन के लिए, ऐसा क्यों? बिल्कुल जी, बूजो का क्वेश्चन भी जायज़ है, ऐसा क्यों होता है? चलिए अब हम आगे की बात कर लेते हैं। आगे आता है सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स किन्हें कहते हैं? यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल। आपने देखे होंगे मशरूम के पैकेट जो आपको सब्जी की दुकान पे दिखाई देते हैं। तो बच्चों अब आपके क्वेश्चन का आंसर करने का टाइम आ गया है। चलिए मैं क्वेश्चन के आंसर कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे कहा गया है, क्या हम और अदर एनिमल भी एक तरह के पैरासाइट हैं? तो हम और एनिमल पैरासाइट नहीं है, क्योंकि पैरासिटिक कंडीशन में क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वो होस्ट के ऊपर या होस्ट के अंदर रहता है, ठीक है, और हम होस्ट के ऊपर या होस्ट के अंदर नहीं रहते, हम केवल उनसे खाना प्राप्त करते हैं, तो वो पैरासिटिक कंडीशन नहीं होती है, ठीक है, तो हम लोग पैरासाइट नहीं हैं। फिर यहाँ दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा था बूजो वाला। एक ये था पहली जो जानना चाहते थी, मॉस्किटो, बेड बग, लाइस एंड लीच दैट सक आवर ब्लड आर आल्सो पैरासाइट। जी, जो भी पैरासाइट्स मैंने अभी बताया वो सब पैरासाइट्स होंगे जो दूसरे ऑर्गेनिज्म होस्ट के ऊपर पाए जाएंगे या होस्ट के अंदर पाए जाएंगे और उससे अपना भोजन प्राप्त करेंगे, तो वो सब पैरासाइट्स होंगे, ठीक है जी। अब आप यहाँ पे आ जाइए, यहाँ बूजो का क्वेश्चन देख लेते हैं जी। बूजो ने क्या क्वेश्चन किया है? बूजो इज कंफ्यूज द पिचर प्लांट इज ग्रीन एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस देन व्हाई डज इट फीड इंसेक्ट? जी बिल्कुल, ये क्वेश्चन बूजो का क्वेश्चन देखिए, बूजो ने अच्छा क्वेश्चन किया है। बूजो का क्वेश्चन ये था कि जब पिचर प्लांट्स के अंदर ग्रीन पिगमेंट्स पाए जाते हैं, क्लोरोफिल पाया जाता है और फोटोसिंथेसिस को भी करता है, जबकि वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है उसके बाद भी ये इंसेक्ट को क्यों फीड करता है? तो उसका रीज़न ये है कि ये जो पिचर प्लांट पाए जाते हैं ये स्वैम्प एरिया में पाए जाते हैं, यानी कि दलदले स्थानों में पाए जाते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। तो ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट को खाते हैं। आई थिंक आपके समझ में आ गए होंगे दोनों रीजन, ठीक है। अब हम लेते हैं सेप्रोटॉप्स। सेप्रोटॉप्स है मृतजीवी बोलते हैं सेप्रोटॉप्स को। तो यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन वेजिटेबल शॉप। आपने बाज़ार में वेजिटेबल शॉप पे मशरूम के पैकेट्स देखे होंगे, जैसे कि यहाँ आपको दिखाई दे भी रहे हैं ये। यू मे हैव आल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रो इन द मॉइस्ट सॉइल और ऑन रोटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनी अथवा तनों या छाल पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे भी आपने देखे होंगे। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट दैम। ठीक है, आइए देखें कि किस तरह से ये सर्वाइव करते हैं और अपना भोजन प्राप्त करते हैं और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, ठीक है। कैसे ये अपने आप भोजन को प्राप्त करेंगे और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, इसके बारे में देखते हैं। बूजो वांट टू नो दीज ऑर्गेनिज्म एक्वायर न्यूट्रिएंट्स। बूजो जानना चाहता है कि ये जीव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं।
They do not have mouths like animal do. They are not like green plant as they lack chlorophyll and cannot make food by photosynthesis. इनमें प्राणियों के समान मुंह नहीं है, ये हरे पौधों के समान भी नहीं होते, इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, अतः ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का संश्लेषण नहीं कर सकते। तो ये सारी कंडीशन इन्होंने बूझों ने बताई, लेकिन फिर भी वो कंफ्यूज है कि भाई अच्छा ये सारी चीज़ें नहीं करते तो वो किस तरह से ये अपना न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते होंगे। कुछ समझ में आ रहा है? देखिए बूझों का एक सिंपल सा क्वेश्चन है। जब बूझों ने मार्केट से इन पैकेट्स को देखा और वेजिटेबल्स की दुकान पर, तो उनके अंदर क्वेश्चन ये आया कि ना तो इनके अंदर क्लोरोफिल जैसे कोई पिगमेंट पाए जाते हैं, ना ही इनमें मुंह है ऑर्गेनिज्म जैसा, जैसे अदर ऑर्गेनिज्म के माउथ पाया जाता है, जो अदर एनिमल होते हैं माउथ पाया जाता है खाने के लिए, तो ना तो इनमें माउथ है। तो फिर ये अपना भोजन कैसे बनाते होंगे, या फिर कैसे ये अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते होंगे? चलिए अब इसको देखते हैं। एक्टिविटी में इन्होंने कहा गया है कि एक्टिविटी को पढ़िए। एक्टिविटी 1.2, टेक ए पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चर विद वाटर। देखिए आप एक ब्रेड का टुकड़ा लीजिए, पानी में भिगा दीजिए, लीव इट इन ए मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2 से 3 days और अनटिल फ्लफी पैचेस अपीयर्स ऑन देम। और इसको 2 से 3 दिन के लिए यूँ ही छोड़ दीजिए। आप देखेंगे इस पर कुछ दिनों बाद में फ्लफी पैचेस अपीयर होने लगेंगे। व्हाट इज़ द कलर ऑफ दीज पैचेस? अब आप ये तो एक्टिविटी से ऑब्जर्व करेंगे कि इन पैचेस का कलर कैसा रहेगा। ठीक है, पैचेस का इन ये जो धब्बे हैं, इन धब्बों लाइक स्ट्रक्चर का कलर कैसा रहेगा। ऑब्जर्व द पैचेस अंडर माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप की सहायता से इनको ऑब्जर्व कीजिए। मैग्नीफाइंग ग्लास से भी देख सकते हैं इसको। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन नोटबुक, नोटबुक में ऑब्जर्वेशन को लिखिए। और यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन इट, स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। तो आप देखेंगे इसमें धागे नुमा रचना बनी हुई दिखाई देंगी रोटी के टुकड़े पर। जी समझ में आया आपको क्या करना है? देखिए आपको करना ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको ये करना है कि आप ब्रेड का एक टुकड़ा लेंगे, उसको गीला करके वाटर में गीला करके 2 से 3 दिन के लिए यूँ ही छोड़ देंगे। अगर मैं सिंपल बात में आ जाते हैं, चलिए घुमा फिराने की कोशिश बंद करते हैं। आपने रोटी का को आप जनरली जो रोटियां होती हैं, रोटियां कुछ दिन के लिए अगर आप मॉइस्ट एरिया में रख देते हैं, यूँ ही छोड़ देते हैं, तो उन पर सफ़ेद सफ़ेद धावे नुमा रचनाएँ दिखाई देने लगती हैं, जिसे आपकी भाषा में मैं कहूँ तो फफूंद। आप कहते हैं ना फफूंदी लग गई, तो ये फफूंदी ही होती है, यानी फंजाई बोलते हैं जिसे। इस ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं फंजाई, और जिसे आपकी भाषा में बोलते हैं फफूंद लग गई है। आपने कहा कि रोटी में फफूंदी आ गई है, तो वो फफूंदी कुछ और नहीं है, ये ऑर्गेनिज्म है। दे हैव ए डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनके अंदर एक अलग प्रकार का न्यूट्रिशन की विधि पाई जाती है। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड, ये ब्रेड से न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आपके समझ में आ गया होगा सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मटेरियल या डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो आपको ये डेफिनेशन सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की डेफिनेशन यहाँ से मिल जाती है। और इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉप्स। ठीक है, आई थिंक आपके समझ में आ रहा होगा। कोई कन्फ्यूजन है तो आप बता सकते हैं, मैं फिर से कर दूंगा इसको। ठीक है, आप यहाँ कमेंट कर दीजिएगा अगर आपके कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती है। फिर भी चलिए मैं एक और बार बता देता हूँ। देखिए सेप्रोट्रॉप्स किन्हें कहेंगे, और या सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वह मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। and the organism which follow such type of mode of nutrition is called saprotrophs। उनको हम बोलते हैं saprotrophs। जो ऑर्गेनिज्म इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं
उनको बोलते हैं हम सेप्रोट्रॉफ। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। चलिए फिर आगे चलते हैं, आगे की बात कर लेते हैं। आगे क्या है, फंजाई आल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। तो ये फंजाई ग्रो कर देते हैं अचार में, पिकल्स में, चमड़े के हैं, कपड़ों में, और भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं अगर आप उनको गर्म और नमी वाले स्थान पे लंबे समय के लिए रख देते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन द स्पॉइल मैनी थिंग्स। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। रेनी सीजन के दौरान ये बहुत सारी चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीन्स ऑफ फंजाई इन योर हाउसेस। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर they when they land on wet and warm things, they germinate and grow. Now can you figure out how we can protect our thing from getting spoiled? हम अपनी वस्तुओं को किस तरीके से ख़राब होने से बचा सकते हैं। देखिए अभी जो इन्होंने बात कहा कि देखिए यहाँ पे आ जाते हैं, अभी एक का बात यहाँ पे आई थी, एक क्वेश्चन जो आपके सामने आया, फंगल स्पोर्स। तो फंगल स्पोर्स इन्होंने कहा, लेकिन आपको नहीं पता चला कि वाटर फंगल स्पोर्स, ये फंगल स्पोर्स कहाँ से आ गया। अभी तो फंजाई ही सुना था। तो एनसीईआरटी में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो छिपी रहती हैं। देखिए मैंने बताया था अभी रोटी का जो टुकड़ा था, रोटी के टुकड़े के ऊपर मैंने बताए थे वाइट कलर के धागे नुमा रचना, पैचेस पाए जाती हैं, उनको हम फंजाई कहते हैं। जब आप इन पैचेस को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो ये पैचेस इस तरीके से दिखाई देंगे, कुछ ऐसे करके ऊपर की तरफ बाल सा होगा इसका, और छोटा 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 नीचे की तरफ ऐसे होके ये हाइफी होंगे इसके नीचे की तरफ जो होते हैं, और ऐसे करके ऐसे इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो ये जो एरिया है इसके अंदर स्पोर्स बनते हैं। ये एरिया ब्रस्ट होगा यानी कि फट जाएगा। ये एरिया क्या होगा, ब्रस्ट होगा। जैसे यहाँ से ब्रस्ट हो जाएगा, ब्रस्ट होने के बाद में क्या होगा कि ब्रस्ट होने के बाद में यहाँ से स्पोर्स जो होंगे, एक मिनट, यहाँ से जो स्पोर्स होंगे वो स्पोर्स इधर उधर फैल जाएंगे। The fungal spores are generally present in air when they land on। देखिए फंगल स्पोर की बात कह रहे हैं, फंगल स्पोर पाए जाते हैं एयर में, और जब ये लैंड कर देते हैं वेट एंड वार्म थिंग्स, दे जर्मिनेट एंड ग्रो। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योर थिंग फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। तो क्या आप सोच सकते हैं, कुछ बातें आपके मन में ध्यान में आती हैं कि आप किस तरीके से अपनी वस्तुओं को ख़राब होने से बचा सकते हैं। देखिए यहाँ पे फिर से पहेली का एक क्वेश्चन आ जाता है। पहेली के क्वेश्चन को देखते हैं कि पहेली इज़ नीड टू नो वेदर हर ब्यूटीफुल शूज विच शी वॉर ऑन स्पेशल ओकेजन वर स्पॉइल्ड बाय फंजाई ड्यूरिंग द रेनी सीजन। सी वांट टू नो हाउ फंजाई अपीयर सडनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। देखिए मैंने जैसे कि अभी आपको बताया, पहेली का क्वेश्चन ये है कि पहेली अब ये जान तो गई है कि फंजाई ने उसके जूते ख़राब किए हैं, वो जो जिन्हें स्पेशल ओकेजन पर पहनती थी, लेकिन बारिश के मौसम में फंजाई कैसे आ गई, कैसे दिखाया वहाँ पे अपीयर हुई। तो उसका रीज़न ये होता है कि एयर के अंदर ये फंजाई होती तो है, एयर के अंदर फंजाई के स्पोर्स होते हैं। तो वेट और ह्यूमिड एरिया में जैसे ही ये थिंग्स के ऊपर लैंड करते हैं वहाँ पे आके ग्रो करने लग जाते हैं। मॉइस्चर पाने की वजह से ये वहाँ पे आके ग्रो हो जाते हैं और हमारे थिंग्स को, हमारे जो वस्तु हैं उनको नुकसान पहुँचा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे बूजो ने फिर से एक क्वेश्चन किया है कि बूजो सेज वंस हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट व्हीट फील्ड वर स्पॉइल्ड बाय फंगस। कि बूजो ने बताया कि उसे याद है कि उसके दादाजी ने उसे बताया कि एक बार उनकी गेहूं की फसल कवक द्वारा नष्ट कर दी गई, कवक ने उसको नष्ट कर दिया।
वह जानना चाहता है कि क्या कवक से रोग बीमारी भी हो सकती हैं या कवक से बीमारियां होती हैं। तो पहेली ने कहा कि मैनी फंजाई, बहुत सारे कवक ऐसी होती हैं जैसे कि यीस्ट और मशरूम जो हमारे लिए यूज़फुल होती हैं, बट कुछ कवक ऐसी भी होती हैं जो बीमारियां उत्पन्न करती हैं पौधों और एनिमल में, इंक्लूडिंग ह्यूमंस भी आते हैं इसके अंदर। जो इनमें से कुछ फंजाई ऐसी भी होती है जो मेडिसिन में भी इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, तो फंजाई यूज़फुल होती हैं, लेकिन यूज़फुल के साथ साथ हार्मफुल भी होती हैं, उनसे बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं। ठीक है, ईचिंग जो हो जाती है हमें, वो भी एक फंगस डिजीज़ है। आप देखते हैं खुजली का हो जाना, वो भी एक फंगस डिजीज़ है। दांत का हो जाना, दांत का खुजली, ये एक फंगल इन्फेक्शन है जो ह्यूमंस के अंदर पाए जाते हैं। तो क्या होता है कि इसमें जो स्पोर्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था अभी आपको, इस तरीके से स्ट्रक्चर बना के दिखाया था, तो यहाँ से क्या होगा, स्पोर्स, ये जो एरिया है इसके अंदर स्पोर्स भरे रहते हैं और ये ब्रस्ट हो जाते हैं। ब्रस्ट होने पर ये स्पोर्स एयर के अंदर फैल जाएंगे, ऐसे एयर के अंदर फैल जाएंगे, और एयर के अंदर फैल के जैसे ही उनके लिए ह्यूमिड और कंडीशन मिल जाएगी, उनके लिए फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगी, वहीं पे वे ये ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आगे की तरफ बात करूँ। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर, शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, दिस रिलेशन इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। देखिए सिम्बायोसिस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट रिलेशन है, इसको आप देख लीजिए। यहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को जो होते हैं फ़ायदा करते हैं, एक दूसरे के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, यूज़फुल होते हैं एक दूसरे के। यहाँ पैरासाइट की तरह नुकसान नहीं पहुँचाता कि पैरासाइट तो उसको नुकसान पहुँचा रहा है, लेकिन यहाँ पे दोनों ऑर्गेनिज्म साथ में रहेंगे और एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाएंगे, यूज़फुल होंगे एक दूसरे के लिए। तो सच टाइप ऑफ रिलेशन को हम कहते हैं सिम्बायोसिस। एक साथ रहेंगे और साथ में एक दूसरे को फ़ायदा देंगे, एक दूसरे के लिए यूज़फुल रहेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं, सर्टेन फंजाइल लिव इनसाइड रूट और प्लांट, द प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। देखिए फंजाई लिव इनसाइड द रूट ऑफ प्लांट, कुछ फंजाई ऐसी होती हैं जो प्लांट्स की रूट में रहते हैं। तो द प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंजाई, प्लांट जो होते हैं फंजाई को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। इन रिटर्न फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, और उसके बदले में फंगस क्या करता है, वाटर प्रोवाइड कराता है और कुछ न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड कराता है। इन organism called lichen, a chlorophyll containing partner which is an algae and fungus live together। देखिए लाइकेन वाली कंडीशन में क्या होती है, लाइकेन वाली कंडीशन में फंगस और एल्गी दोनों एक साथ रहते हैं। तो एल्गी के पास में क्लोरोफिल होता है, अपना भोजन स्वयं बना सकता है। ठीक है, फंगस के पास में नहीं होता तो फंगस उससे भोजन ले लेता है। और फंगस प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स टू एल्गी, और फंगस क्या करता है, फंगस उसे बदले में क्या करेगा, शरण प्रोवाइड कराएगा, शेल्टर देगा, वाटर देगा, न्यूट्रिएंट्स देगा, और एल्गी से बना हुआ भोजन खुद ले लेगा। तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे के लिए यूज़फुल रहते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के लिए यूज़फुल रहेंगे, एक दूसरे के लिए फ़ायदे पहुँचाते हैं एक दूसरे को। तो सच टाइप ऑफ रिलेशन कहलाया जाता है सिम्बायोसिस। ठीक है, सहजीवी संबंध बोलते हैं, सहजीवन, सिम्बायोसिस सहजीवी संबंध। अब हम इस लेसन के लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। देखिए अभी तक आपने पढ़ा कि मिट्टी से प्लांट्स ने पोषण प्राप्त किया, न्यूट्रिशन प्राप्त किया। अब अगर इसी तरीके से सारे प्लांट मिट्टी से पोषण प्राप्त करते रहेंगे तो एक दिन मिट्टी से सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स सारे खत्म हो जाएंगे। तो किस तरह से न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश्ड हो जाते हैं, दोबारा पुनः प्राप्ति होती है मिट्टी के अंदर, किस तरह से न्यूट्रिएंट्स दोबारा मिल जाते हैं, उसी को हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए तैयार हो जाइए और ध्यान से सुनिएगा कि हैव यू सीन फार्मर स्प्रेडिंग मैनर एंड फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड। आपने कई बार देखा होगा कि फार्मर्स किसान जो होते हैं वो खेतों में फर्टिलाइज़र डालते हैं अपने खेतों में, और गार्डनर यूजिंग देम एंड इन लॉन और इन पोट्स, और माली को आप बगीचे के लॉन एवं गमलों में आपने खाद और उर्वरक डालते हुए देखा होगा। डू यू नो व्हाई दिस इज़ डन, क्या आप जानते हैं कि वे
इसे मिट्टी में क्यों मिलाते हैं? देखिए, यू लर्न दैट प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। आपने अभी पढ़ा, सीखा कि किस तरह से प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। सो द अमाउंट्स इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लेनिंग। ठीक है, तो अब जैसे एब्जॉर्व करेंगे तो जो इनकी अमाउंट है न्यूट्रिएंट्स की वो सॉइल से कम होती चली जाएगी। फर्टिलाइजेशन मैनर कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, etc। फर्टिलाइजर्स और मैनर के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एनरिच द सॉइल। इन न्यूट्रिएंट्स को मिट्टी के अंदर टाइम टू टाइम मिलाया जाता है ताकि न्यूट्रिएंट्स बने रहें, मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स बने रहें। वी कैन ग्रो प्लांट एंड कीप देम हेल्थी। वी कैन ग्रो प्लांट, हम इनमें प्लांट्स को उगा सकते हैं और ये प्लांट जो होंगे हेल्थी बने रहेंगे। वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट, हम इस तरीके से प्लांट्स की सभी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकते हैं। यूजुअली क्रॉप प्लांट एब्जॉर्ब लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन। जनरली क्या होता है, जो फसलें होती हैं, फसलों वाले जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यू लर्न दैट थ्रू नाइट्रोजन गैस इज़ अवेलेबल इन प्लांटी इन द एयर। और आपने ये भी पढ़ा है कि नाइट्रोजन गैस बहुत अधिक मात्रा में एयर में पाई जाती है। प्लांट कैन यूज़ इट इन द मैनर, प्लांट कैन नॉट यूज़ इट इन ए मैनर, तो प्लांट इसको खाद के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड, दे नीड नाइट्रोजन इन सॉल्युबल फॉर्म, इन्हें नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है घुलनशील अवस्था में। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इनटू यूजफुल फॉर्म, बट नाइट्रोजन कैन नॉट मेक इट ओन फूड। ठीक है, देखिए, जो एयर के अंदर नाइट्रोजन प्लेंटी होती है, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, लेकिन इस नाइट्रोजन का इस्तेमाल प्लांट डायरेक्टली नहीं कर सकते क्योंकि उनको जो नाइट्रोजन चाहिए होती है वो सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए होती है। अब राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया है, ये क्या काम करता है, नाइट्रोजन को एयर से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है, उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉइल में मिक्स कर देता है। राइजोबियम कैन नॉट मेक इट ओन फूड, राइजोबियम इसका इस्तेमाल अपने फूड के लिए नहीं करता। सो इट ऑफ्टन लिव्स इन द रूट ऑफ पी, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड देम विद नाइट्रोजन। देखिए, ये जो पाया जाता है राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया, ये मटर के, चने के, मूंग के, बीन के जो रूट्स होती हैं उनमें पाया जाता है, और ये उनको रूट्स को क्या प्रोवाइड कराता है, ये मिट्टी में नाइट्रोजन को प्रोवाइड कराता है। सॉल्युबल फॉर्म में नाइट्रोजन कर देगा, उस नाइट्रोजन को ये प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे और बदले में राइजोबियम को क्या देंगे, बदले में राइजोबियम को शेल्टर देंगे, शरण देंगे और साथ में भोजन भी प्रोवाइड कराएंगे। तो अभी जैसे कि मैंने बताया कि यदि दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रह रहे हैं और एक दूसरे को लिए यूज़फुल हैं, तो इस तरह का जो रिलेशन कहलाया जाता है वो क्या कहलाया जाता है, सिम्बायोसिस। तो यहाँ पे ये भी एक सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल है जिसमें राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है चने या मटर के प्लांट्स की जड़ों में, और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है और प्लांट्स को, और प्लांट्स उसे बदले में प्रोवाइड कराते हैं क्या, शेल्टर और फूड। ठीक है, दिस एसोसिएशन इज़ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर, और ये जो सहजीवन है ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है किसान के लिए। दे कैन रिड्यूस द यूज़ ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र वेयर लेग्यूमिनस, तो इससे क्या होता है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स का जो इस्तेमाल होता है वो कम हो जाता है इस तरह की, अगर हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं तो। मोस्ट ऑफ पल्सेस, जैसे दाल की बात करें, मोस्ट ऑफ पल्सेस दाल आर ऑब्टेन फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स, ये लेग्यूमिनस प्लांट से ऑब्टेन होते हैं। In this chapter you learn that most of plants are autotrophs, only a few plants are parasite or saprotrophic. They derive nutrition from other organisms. All animals are categorized as heterotrophs since they depend on other plant animal for food. Can we say that the insectivorous plants are partial heterotrophs?
तो हम कह सकते हैं कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं ये पार्शियली हीटरोट्रॉफ्स होते हैं। तो हम शायद कह सकते हैं, क्योंकि ये प्लांट्स पे क्या करते हैं कि ये भोजन बना लेते हैं, लेकिन नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए इन्हें इंसेक्ट के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि ये पार्शियली ऑटोट्रॉफ हो सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ ही हमारा ये लेसन समाप्त होता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, कीप वॉचिंग द वीडियो बच्चे लोग, बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।